वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो भाई आज के वन शॉट में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जो कि है आपका इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज़ योर इकोसिस्टम। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी एंड पहले वाले जितने चैप्टर्स हुए उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे आपके चैप्टर के रिगार्डिंग जो कि आपको याद करनी है। एंड डायरेक्टली यहाँ से आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है आपके? रामदेव मिश्रा आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट अगर पूछा जाए जो टर्म आपकी इकोलॉजी टर्म हो किसने दी? अर्नस्ट हैक्सल ने। उसके बाद इकोसिस्टम किसने दिया आपका? एजी टेंसले ने। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपके किसने दिए? एल्टन ने। और अगर पूछा जाए आपका बायोडाइवर्सिटी किसने दी? आपकी डब्ल्यू.जी. रोजन ने। तो ये 4-5 साइंटिस्ट हैं। इससे पहले वाला जो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर था उसमें भी मैंने ये बताया था आपको, जितने भी साइंटिस्ट है पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। उसके अलावा जो आपका एल्टन वाला है ये नया ऐड हुआ है। अब बात की जाए अगर आपकी फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर की, तो इकोसिस्टम को हम बोलते हैं आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इकोसिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या है? आपकी इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम क्या है आपका? इकोसिस्टम आपका एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों कंपोनेंट्स को मिला के आपका इकोसिस्टम बनता है एंड इनके बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम को क्या लिख सकते हैं हम? आपका इकोसिस्टम फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ नेचर including components like biotic and abiotic factors and interaction between them। और इनके बीच में क्या होता है? आपका इंटरेक्शन होता है एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। और यहीं से आपका मतलब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट आपका बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ एक साथ इंटरेक्ट करेंगे और आपका इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। अगर बात की जाए आपके इकोसिस्टम की, तो देखो भाई जो तुम्हारा इकोसिस्टम है ये दो तरह का हो सकता है। दो तरह का किस तरह से हो सकता है इकोसिस्टम? दो तरह का ये इस तरह से हो सकता है। एक हो सकता है आपका नेचुरल, ठीक है, और दूसरा आपका इकोसिस्टम हो सकता है आपका मैन मेड। ठीक है, अब नेचुरल इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो? जो चीज़ें बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के डेवलप हुई हैं, डेवलप्ड विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी नेचुरल में आ जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए आपके इकोसिस्टम दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप क्या आ जाएंगे? फॉरेस्ट और आपके ग्रासलैंड्स, मिडोज वगैरह जो भी चीज़ आप देखते हो वो सारे आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। फिर वहीं पे अगर बात की जाए आपकी एक्वेटिक इकोसिस्टम की, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके ओशियंस, पॉन्ड्स, ओशियन, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारे आ जाएंगे आपके किस में? आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में। फिर वहीं पे बात आती है आपकी मैन मेड की। मैन मेड कैसे होता है आपका? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसे हम बोल सकते हैं, आर्टिफिशियली डेवलप्ड, आर्टिफिशियली डेवलप्ड, जिसको आर्टिफिशियली ह्यूमंस ने डेवलप किया है। एक काफ़ी सिंपल और कॉमन सा एग्जांपल हम लिखते हैं। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं जो घर में आप लोग एक्वेरियम रखते हो जिसमें आप फिशेस रखते हो एज ए शो पीस, वो भी एक तरह से आपका मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप वो समझ आ गया होगा आपका। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमने बात की है आपके इकोसिस्टम के रिगार्डिंग कि इकोसिस्टम में आपके दो कंपोनेंट्स हैं,
इकोसिस्टम में क्या है आपके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आपके बायोटिक और दूसरे हैं आपके एबायोटिक। एबायोटिक वाले जो भी कंपोनेंट्स थे वो हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी किए थे, ठीक है। तो एबायोटिक में क्या क्या देख के आए हम, एबायोटिक में हम देख चुके हैं आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। देन आपका वाटर, आपकी लाइट, आपकी सोयल, ठीक है। इन चीज़ों को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद आवर बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइप आता है बायोटिक कंपोनेंट्स में वो है आपके फर्स्ट आर योर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और क्या इनका काम है वो समझो। प्रोड्यूसर्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोला गया है जो सनलाइट को यूज़ करके, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके और आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कि आपके प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके फूड बना सकते हैं। और जो आपके प्लांट्स हैं वो बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बहुत बड़ा फूड सोर्स है, ठीक है। उसी तरह से आपके कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो खुद से अपना खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं। तो आपके प्लांट्स हो गए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, आपकी एल्गी भी कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, आपके ब्रायोफाइट्स, वेस्कुलर प्लांट्स और आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, ये आपके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं आपके, ठीक है। अब कुछ इनमें से ऐसे हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल को प्रोड्यूसर्स को समझो। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं आपका, फिक्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी, फिक्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी, यूज ऑफ सिंपल inorganic substances, use of simple inorganic substances and build up of complex substances. Next is members of autotrophic organisms are chief producers, ठीक है। अब जो आपके ये प्रोड्यूसर्स हैं, अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो अगर मोस्टली आपकी बात की जाए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, टेरेस्ट्रियल, एंड दूसरे अगर बात की जाए आपके एक्वेटिक में, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल में देखो आपके प्रोड्यूसर्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्लांट्स में आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इंडिविजुअल कुछ भी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। प्लांट्स में आपके एल्गी भी आ गई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स भी, वेस्कुलर प्लांट, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो अलग अलग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी एक्वेटिक में अगर बात करें तो एक्वेटिक में याद रखना जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्वेटिक के प्रोड्यूसर्स कौन है आपके, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब यहीं पे आपके सेकंड बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, दैट आर योर कंज्यूमर्स। जस्ट ए सेकंड भाई, सेकंड इज योर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स आपके वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि जो फूड आपके प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे उन चीज़ों को आपके कंज्यूमर्स मतलब
उनको यूज़ करेंगे, एक तरह से उसको खाने के तौर पे यूज़ करेंगे, हम ये बोल सकते हैं सिंपली अगर समझना चाहो, ठीक है। और जो तुम्हारे कंज्यूमर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं आपके, कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनमें आपके, हेट्रोट्रोफ्स आते हैं। कंज्यूमर्स में आते हैं आपके हेट्रोट्रोफ्स, जो ऑर्गेनिज्म खुद के फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो अब कंज्यूमर्स का काम क्या है, यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड decomposition of complex materials, they consume the materials, developed by प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोड्यूस किया है, चीज़ें बनाई हैं, उनको ये यूटिलाइज करेंगे आपके कंज्यूमर्स, ठीक है। अब कंज्यूमर्स आपके क्या हो सकते हैं, हर्बीवोर्स हो सकते हैं, आपके कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर्स में क्या क्या आ सकते हैं, आपके हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं और आपके कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स। सो गाइज आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड नेक्स्ट आते हैं आपके डीकम्पोजर्स। देखो भाई, अगर चैप्टर का बेस स्टार्टिंग से एक सही फ्रेमवर्क के साथ चलेगा तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड है आपके डीकम्पोजर्स। जो आपके डीकम्पोजर्स है इनको हम बोलते हैं आपका रिड्यूसर्स, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी अब बचेंगी उनको ये क्या करेंगे, आपका डीकम्पोज करेंगे, आपके डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके, ये आपके मेनली सेप्रोट्रोप्स होते हैं। दे आर सेप्रोट्रोप्स, विच, एक सेकेंड भाई, विच फीड ऑन डेड बॉडीज, डेड एंड डिकेइंग मैटर, और जो आपके डीकम्पोजर्स हैं ये मेनली आपके बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। डीकम्पोजर्स आर मेनली योर बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको जो आपके इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स थे, यानी कि आपके प्रोड्यूसर्स, फिर आपके कंज्यूमर्स एंड फाइनली आपके डीकम्पोजर्स, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड यहीं पे आपके इकोसिस्टम में एक टर्म आती है जो कि आपके लिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर स्ट्रेटिफिकेशन। तो अब समझो भाई स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। स्ट्रेटिफिकेशन, देखो यहाँ पे हम एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें हैं वो सारी कवर करेंगे एंड एडिशनल जो कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट है, जो पता होनी चाहिए आपको, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे साथ के साथ कवर करते चलेंगे। तो स्ट्रेटिफिकेशन सिंपली क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different species occupying different levels ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जो आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखा है स्ट्रेटिफिकेशन में, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि एक सेकंड भाई क्या हो रहा है ये, अगर वर्टिकल स्ट्रेटा में देखें, अरेंजमेंट में देखें, तो आपके फॉरेस्ट की लेयर में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉपमोस्ट स्ट्रेटा, ठीक है, सबसे ऊपर वाले लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। देन ट्रीज के बाद आता है आपके क्या, आपकी श्रब्स आपकी सेकंड लेवल पे आती हैं। एंड देन फिर श्रब से भी छोटे होते हैं आपकी हर्ब्स एंड ग्रासेस,
ठीक है। तो जो ये एक इस तरह से आपका वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये आपका हाईएस्ट प्लेस हो गया और ये आपका नीचे सबसे आपका लोएस्ट प्लेस हो गया। तो इस तरह से जो हाईएस्ट टू लोएस्ट जो एक आपकी अरेंजमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं आपका स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आ गया आपकी बॉटम लेयर्स। देन नेक्स्ट इज योर आपका जो क्या है इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को फंक्शनल होने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग इज योर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो भाई देखो, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में आपकी 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एंड वन बाय वन हम सभी को यहाँ अच्छे से स्टडी करेंगे। चलो कोई नहीं, इसके नीचे ही लिखते हैं। द फर्स्ट वन इज योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। देन सेकंड है आपकी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन। एंड थर्ड है आपकी एनर्जी फ्लो। एक चीज़ याद रखना भाई, इन चीज़ों को ना कोशिश करना एक सीरीज में ही तुम याद करो। ठीक है, एनर्जी फ्लो, क्योंकि आपके जो प्रोसेस होते हैं उनमें सारी चीज़ें सीरीज में चलती हैं। ठीक है, तो इनको सीरीज में याद रखना। एंड लास्ट आपकी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जो ये 4 हैं ये हैं आपके इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, जिसमें है आपका सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, देन डीकम्पोजिशन, फिर है आपका एनर्जी फ्लो एंड लास्ट में है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब शुरू करते हैं सबसे पहले आपका प्रोडक्टिविटी के साथ में। व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी। अब ये आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो प्रोडक्टिविटी को सिंपली आप समझ सकते हो, आपके इकोसिस्टम का रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ऑर्गेनिक मैटर आपका फॉर्म होगा, वो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं आपका क्या, प्रोडक्टिविटी। और सिंपली वी कैन से और इट इज सिंपली द रेट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज सिंपली द रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि आपका कितना बायोमास, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, कि आपका कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्यूमुलेट हो पाता है। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी में याद रखना, आपकी प्रोडक्टिविटी 2 तरह की होती है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी में क्या याद रखना है, 2 प्रोडक्टिविटी होती है और दोनों के बीच में ही आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में यही से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट है आपकी प्रोडक्टिविटी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहले आपको समझनी है आपकी GPP, दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस, ये प्राइमरी का साइन है भाई, याद पता भी होगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड सेकंड है आपकी NPP, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा दूंगा एंड आपका कोई क्वेश्चन इस पार्ट से गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो जस्ट ए सेकंड भाई, ये क्या आपके, ये आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टाइप्स हैं। किसके टाइप हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टाइप्स हैं।
इसको थोड़ा सा एक बार अरेंज करते हैं। पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में सेट करते हैं चीज़ों को। तो एक बार तुम पहले समझो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कितने तरह की है आपकी? प्रोडक्टिविटी है आपकी दो तरह की, प्राइमरी एंड आपकी सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझते हैं, देन सेकेंडरी। तो यहां पे बस एक सिंपल सा डिफरेंस याद रख लेना, जो आपके प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे वो तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और जो ऑर्गेनिक मैटर आपके कंज्यूमर्स प्रोड्यूस करेंगे वो आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। तो इसको सिंपली लिख लेना, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ने जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया वो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एंड यहां पे ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर्स ने जब आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया वो आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। यही मेजर डिफरेंस है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर्स, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं आपके कंज्यूमर्स। आई होप ये जो मेजर डिफरेंस था वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो अब आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के आपके दो टाइप है, दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपकी जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ये आपकी स्मॉल होती है एंड डिक्रीज विद राइज ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, स्मॉल एंड डिक्रीज विद राइज इन ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे जैसे आपके ट्रॉपिक लेवल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती चली जाएगी। देन इट इज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। यहां पे ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बनता है। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर से ही ऑर्गेनिक मैटर आपका यहां बन रहा है। बल्कि जबकि बात की जाए तुम्हारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, यहाँ पे जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो चीफली क्या होते हैं? आपके प्लांट्स होते हैं। वो आपके इनऑर्गेनिक मैटर को यूज करके आपका ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। और सॉरी एक सेकेंड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू build up organic matter, so guys I hope यहाँ तक आपको प्रोडक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ वी विल एडजस्ट अवर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स। अब देखो भाई, चलो इसको ऐसा करते हैं, डिलीट करते हैं एंड वी विल स्टार्ट अगेन। यहीं पे दोबारा लिख लेते हैं इसको, क्या जो तुम्हारी क्या है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। इसके टाइप्स देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसके आपके दो टाइप्स हैं और दोनों टाइप्स को हम अच्छे से यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका जीपीपी, ठीक है, एंड सेकंड है आपका एनपीपी। एक है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज योर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ये है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। तो देखो भाई, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
amount of organic matter synthesized by producers per unit area per unit time per unit area per unit time। और जबकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है आपका, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर stored by producers per unit area per unit time per unit area per unit टाइम। डिफरेंस क्लियर कट है। यहाँ पे आप मैटर को क्या करें, सिंथेसाइज कर रहे। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में मैटर का सिंथेसिस होगा और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आपके मैटर का स्टोरेज होगा। तो जो अगर तुम्हारी बात की जाए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है क्या, इसको लिख सकते हैं हम आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, अगर आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेस्पिरेटरी लॉस को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हो जाती है आपकी क्या, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वही अगर आपकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर दिया जाए आपके रेस्पिरेटरी लॉस को, तो वो क्या हो जाती है आपकी, वो हो जाती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो भी आपका रेस्पिरेटरी लॉस हुआ है उसको अगर माइनस कर दे तो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। देखो यार, आई होप इतना क्लियर, मतलब कंपेयर करके समझाने के बाद तो आपको शायद सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये है आपकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो चीज़ों को जितना तुम कंपेयर करके याद करोगे उतनी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको याद होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन की चीज़ कभी भी देख लेना, हमेशा ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट था दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी वो कंप्लीट होता है। एंड नाउ आवर सेकंड कंपोनेंट इज़ योर डीकम्पोजिशन। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से आपका, दैट इज़ डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन क्या होता है उसे समझते हैं। तो वही पहले डीकम्पोजिशन को डिफाइन करेंगे, फिर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो डीकम्पोजिशन को सिंपली डिफाइन करते हैं, इट इज़ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स organic material with the help of decomposers। ठीक है, तो ये होता है आपका डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा डीकम्पोजिशन है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और स्टेप्स को एज इट इज़ सीरीज में याद रखना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपका स्टेप डीकम्पोजिशन में, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सेकंड है आपका लीचिंग। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म। फिलहाल के लिए एक बार सिर्फ स्टेप देख लो, एक्सप्लेन भी अच्छे से किए जाएंगे। फोर्थ है आपका यूमिफिकेशन एंड फिफ्थ है आपका मिनरलाइजेशन। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है और यहां पे याद रखना फ्रेगमेंटेशन तुम्हारा क्या करवाता है, अर्थवॉर्म। फ्रेगमेंटेशन करवाएगा अर्थवॉर्म, जबकि है एक आपका डेट्राइटिवोर। ठीक है, एंड जो तुम्हारा कैटाबोलिज्म का प्रोसेस है ये करवाते हैं आपके बैक्टीरिया एंड आपकी फंजाई। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज को याद रखना। फिर याद रख लेना फ्रेगमेंटेशन में अर्थवॉर्म है, कैटाबॉलिज्म में तुम्हारा बैक्टीरिया एंड फंजाई है। अब समझते हैं फर्स्ट स्टेप जो कि है आपका क्या, ये फ्रेगमेंटेशन। तो समझो भाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है आपका ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, आपकी जो डेट्राइटस होती है उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना ही आपका क्या होता है, आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। अब दिमाग में आएगा कि डेट्राइटस क्या है, एक बार डेट्राइटस और देख लो। देखो, जो भी आपके क्या होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के रिमेन्स होते हैं, जैसे कि डेड प्लांट के पार्ट हो गए, एनिमल रिमेन्स हो गया, एक्सक्रीशन होगी, क्या होते हैं ये आपके, दीज आर योर ऑर्गेनिक रिमेन्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स। ठीक है, लाइक डेड प्लांट एंड एनिमल पार्ट, प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स, डेड प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स हो गए, या फिर आपका एक्सक्रीटा हो गया। ठीक है, एक्सक्रीटा, ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं आपका, ये बनाती हैं आपका डेट्राइटस। और फिर अरे एक सेकंड भाई, शेप बनानी थी यहाँ तो। ठीक है, तो ये क्या होती है आपका डेट्राइटस होता है। और फिर उस डेट्राइटस को जब ब्रेक डाउन किया जाता है, वो ब्रेक डाउन आपका कौन करवाते हैं, डेट्राइटिवोर करवाते हैं, उनको और ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका क्या, फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे याद रखना आपको क्या, अर्थवॉर्म एक क्या है आपका, डेट्राइटिवोर, डेट्राइटिवोर। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, सेकंड इज योर लीचिंग। तो लीचिंग में देखो भाई क्या होता है, जो आपके इनऑर्गेनिक जो भी चीज़ें होती, इनऑर्गेनिक जो भी आपका मटेरियल होता है, वो आपका सोयल के डीपर लेवल्स में चला जाता है। क्या होता है आपका, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon, go down into the soil horizon and get precipitated, and get precipitated, precipitated as unavailable salts, अनअवेलेबल सोल्ट्स। ठीक है, तो ये याद रखना कैसा मटेरियल, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्लियरली याद रखना इनऑर्गेनिक की बात हो रही है। जो आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो आपके सोयल के जो होरिजोन होते हैं उनमें काफ़ी नीचे तक चला जाता है और वहाँ पे अपना डिपॉजिट हो जाता है। ये होता है आपका लीचिंग। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप, दैट इज योर कैटाबॉलिज्म। थर्ड इज योर कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म समझो भाई क्या होता है, एक सेकेंड। जो आपका बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो आपकी डेट्राइटस को डिग्रेड करते हैं इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका क्या, कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, bacterial and fungal enzymes degrade detritus, degrade detritus into simple inorganic substances, inorganic substances। ठीक है, known as catabolism, known as
कैटाबोलिज्म। तो भाई देखो, वैसे सीरीज़ के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले आपका फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, देन होना चाहिए आपका क्या, कैटाबोलिज्म, और फिर होता है आपका लीचिंग। ठीक है, तो ठीक है, इसको इसी तरह से याद रखना। पहले क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, देन आपका कैटाबोलिज्म होता है, देन आपका लीचिंग होता है। ओके, तो इसको यहाँ पे चेंज भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि डाउट ना रहे। सेकंड इज योर, इन दोनों की नंबरिंग हम चेंज करते हैं। दिस इज योर सेकंड स्टेप एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप। सिमिलरली यहाँ पे भी दिस इज योर थर्ड स्टेप एंड दिस इज योर सेकंड स्टेप। तो भाई इनको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। एंड इनको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। अरे भाई एक सेकंड, ये तो पंगा हो गया। चलो पंगे को ठीक करेंगे, गड़बड़ नहीं होने देंगे। लो भाई, ठीक है, सीरीज़ में आ गई हैं सारी चीज़ें, सो दैट कोई भी डाउट ना रहे। भाई ये सीरीज़ है, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ याद रखना। एंड सिमिलरली इसको भी एडजस्ट हम कर देते एक बार। दिस इज योर सेकंड स्टेप एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप, ठीक है। तो सारी चीज़ें दोबारा से सीरीज़ में ही कर दी हैं, कोई आपको पीडीएफ में गलती नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर फोर्थ पार्ट, फोर्थ स्टेप जो भी है। तो भाई अब फोर्थ स्टेप क्या है आपका, देखो, दैट इज ह्यूमिफिकेशन। फोर्थ इज योर ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन सिंपली इस एक प्रोसेस है ये भी, जिसमें आपका ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अब ये आपका भाई ह्यूमस क्या होता है वो देखो। देखो, जो तुम्हारी ह्यूमस होती है, ये एक डार्क कलर्ड का अमोर्फस ऑर्गेनिक मैटर होता है। डार्क कलर्ड एमोर्फस ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। और जो आपका ह्यूमस होता है, इट इज रिच इन लिग्निन एंड सेल्यूलोज, रिच इन लिग्निन एंड सेल्यूलोज, resistant to microbial action, resistant to microbial action, resistant to microbial action, colloidal in nature, colloidal in nature, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमस होता है, और ह्यूमस के ये आपके कुछ एक फीचर्स हैं जो कि आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, ठीक है। First is it is a dark colored amorphous organic matter. Second, it is rich in lignin and cellulose. Third, it is resistant to microbial action. And fourth, it is colloidal in. And अब बच जाता है तुम्हारा लास्ट स्टेप, that is fifth, is your mineralization. मिनरलाइजेशन। देखो, अब मिनरलाइजेशन में क्या होता है, जो ये तुम्हारा ह्यूमस है, ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड किया जाता है। मिनरलाइजेशन में क्या होगा आपका, ह्यूमस इज further degraded by some microbes and then release of inorganic nutrients occur, release of inorganic nutrients occur, ठीक है। तो देखो, ह्यूमस बन गया, ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड किया जाएगा कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, जिससे रिलीज होंगे आपके और इनऑर्गेनिक मैटर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो आई होप इस एक पेज पे भाई डीकम्पोजिशन के बारे में जितनी चीज़ें बताई आपको सारी समझ आ गई होंगी। अब देखो, अब मिनरलाइजेशन के बारे में मैं एक दो पॉइंट और बताऊंगा जो कि आपको
डीकम्पोजिशन के बारे में कुछ बताऊंगा जो कि तुम्हें एज इट इज़ अपने दिमाग में छाप लेना है। तो देखो, जो तुम्हारा डीकम्पोजिशन है इसके बारे में याद रखना, इट इज़ अ ऑक्सीजन रिक्वायर प्रोसेस, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, यानी कि ये कैसा है तुम्हारा, एक तरह से एरोबिक प्रोसेस इसे हम बोल सकते हैं। अब अगर तुम्हारे मैटर में लिग्निन ज़्यादा है, ठीक है, लिग्निन एंड एक सेकंड क्या है, अगर लिग्निन है और आपका काइटिन ज़्यादा है, ठीक है, तो जो तुम्हारा डीकम्पोजिशन होगा वो कैसा होगा, स्लो डीकम्पोजिशन, स्लो डीकम्पोजिशन। लिग्निन और काइटिन ज़्यादा हुआ तो डीकम्पोजिशन स्लो होगा, और वहीं पे अगर नाइट्रोजन होगा, ठीक है, और आपका कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्ब्स प्रेजेंट होंगे, तो उससे क्या होगा तुम्हारा फास्ट डीकम्पोजिशन, फास्ट डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो एक पेज में भाई सारी चीज़ें समअप करवा दी हैं, डीकम्पोजिशन वाले पार्ट से कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा है, एंड आई होप ये पढ़ने के बाद तुम्हारा कोई क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। एंड अब आपका थर्ड जो पार्ट है भाई वो है, थर्ड इज योर एनर्जी, एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो से शुरू करते हैं। तो देखो, अगर एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है आपका अर्थ पे वो क्या है, वो है आपका सन। तो क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन ही है आपका जो कि पूरी की पूरी अर्थ की इकोसिस्टम, सभी इकोसिस्टम की एनर्जी का सोर्स है। अब सन से जितनी भी आपकी लाइट सोलर रेडिएशंस आती हैं उनमें से लेस देन 50% कैसी होती हैं आपकी, पार होती हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, ठीक है। तो क्या सन से क्या आएंगे हमारे पास, रेडिएशन, दीज आर रेडिएशंस, ठीक है। सन से हमारे पास रेडिएशंस आई, इन सोलर रेडिएशंस में से क्या कितनी, लेस देन 50% आपकी क्या होती है पार, लेस देन 50% ऑफ रेडिएशंस इज पार, PAR, पार हेयर इज फॉर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब उस पार में से भी अगर बात की जाए, जो सूर्य से हमें रेडिएशंस मिली वो 50% से भी कम तुम्हारी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है। अब जो ये पार हमारे पास आई है, प्लांट्स ने उनमें से जो कैप्चर किया है, प्लांट्स जो पार का कैप्चर करते हैं, इट इज ओनली 2 to 10% ऑफ पार। प्लांट्स ओनली कैप्चर 2 to 10% ऑफ पार। पार का सिर्फ 2 से 10% ही आपके प्लांट्स कैप्चर करते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, पूछ लिए जाते हैं चीज़ें। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका इसमें आता है वो है आपका फूड चेन। नेक्स्ट इज योर फूड चेन। तो देखो भाई फूड चेन क्या है, फूड चेन को समझते हैं। देखो अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि जो तुम्हारे क्या है प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है आपके प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसर से आपके कंज्यूमर्स ले लेंगे, ठीक है। देन आपके कंज्यूमर्स के बाद ये चला जाएगा आपके डीकम्पोजर्स के पास, ठीक है। एंड डीकम्पोजर्स के बाद दोबारा से अल्टीमेटली आपका सोइल में ही ये चीज़ें आ जाएंगी। तो जो ये एक सीरीज तुम पढ़ रहे हो ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, देन कंपोजर से कंज्यूमर से डीकम्पोजर्स, एंड डीकम्पोजर से दोबारा आपकी सोइल में ही वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो चले गए। इसी ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं आपका क्या, फूड चेन। तो फूड चेन को हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार, ठीक है।
ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो फूड चेन क्या आपका, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, the transfer of energy from producers through a series of organisms, through a series of organisms, जैसे कि आपका herbivores to carnivores, herbivores to carnivores, then carnivores to your decomposers, decomposers, ठीक है। this is known as food chain, this is known as food chain। तो यहाँ पे छोटे से डिफरेंस को हम समझेंगे। एक होती है आपकी क्या, फूड चेन होती है, ठीक है, और दूसरी होती है तुम्हारी फूड वेब। तो इनके बीच में हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फूड चेन और फूड वेब को भी हम अच्छे से समझ के चलेंगे। देखो, एक फूड चेन आपकी कैसी होती है, एक सिंपल लीनियर सीक्वेंस होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। A food chain is generally straight, ठीक है। एक फूड चेन आपकी जनरली स्ट्रेट होती है। और फूड वेब क्या होती है, फूड वेब होती है आपकी जब कई सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है, उसको हम बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड food chains are called food webs, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं आपका फूड वेब, ठीक है। अगर बात की जाए आपकी जो फूड वेब होती है, इट इज मोर रियल देन योर फूड चेन, मोर रियल देन फूड चेन। यह आपकी फूड चेन से ज़्यादा रियल होती है, जो नेचर में एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। एंड ना ही आपकी जो फूड वेब होती है ये स्ट्रेट होती है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, ठीक है। यानी कि इसमें इंटरलिंक्स आपके फॉर्म होते हैं, देखेंगे। बट इसमें एक चीज़ स्टार्टिंग में ही ध्यान कर लेना, जो तुम्हारी फूड चेन है इसमें दो हैं। एक तो है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग क्या है, किस चीज़ को देख रहे हैं हम, आपके फूड चेन के टाइप्स को, ठीक है। तो फूड चेन के टाइप्स में क्या है, आपके दो हैं। फर्स्ट इज ग्रेजिंग एंड सेकंड है आपकी डेट्राइटस। तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है, जो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन है ये डोमिनेंट होती है आपकी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। कहाँ, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपकी मिलती है ग्रेजिंग फूड चेन। अगर बात की जाए आपकी डेट्राइटस फूड चेन की, तो जो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो डोमिनेंट फूड चेन होती है वो होती है आपकी कौन सी, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। किसी भी तरह का इस चीज़ में कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रेजिंग मिलती है एक्वेटिक में और डेट्राइटिस मिलती है आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको एज इट इज़ याद रखना है। अगर बात की जाए आपका सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, तो याद रखना आपके जो ओशियंस होते हैं, क्या ओशियन, आपके ओशियंस आपके सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होते हैं। ओशियंस क्या होते हैं आपके, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक थोड़ा सा पेच है भाई, उसको याद रखना। भले ही आपके सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम आपके ओशियंस, बट इनकी प्रोडक्टिविटी फिर भी कम होती है, ठीक है। देखो, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड आपकी अगर बात की जाए, मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो एरिया है वो आपका ओशियंस वगैरह से, वाटर से कवर्ड है, फिर भी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। इसको लिख लेते हैं एज इट इज़, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज
एक्वेटिक most of the earth is aquatic in most of the earth have लिखते हैं भाई यहाँ पे most of the earth have aquatic ecosystem but still its productivity is low but still its productivity is low। अब प्रोडक्टिविटी लो क्यों है भाई? ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ लाइट टू पेनिट्रेट, क्योंकि जो आपकी सनलाइट है वो आपके ओशंस में अंदर तक नहीं पहुंच पाती ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ लाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड। सो गाइज आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज योर ओशियंस, फिर भी इनकी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो क्यों है? ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ सनलाइट टू पेनिट्रेट। देन यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट आपको और याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी जो फूड चेन होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, तो याद रखना जो आपके पेलेजिक इकोसिस्टम होते हैं, क्या पेलेजिक इकोसिस्टम्स हैज़ लॉन्गेस्ट फूड चेन। जो आपके पेलाजिक इकोसिस्टम होते हैं उनमें जो फूड चेन होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। एंड यहीं पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है, द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स in the grazing food chain is restricted क्यों है भाई? क्योंकि आपका हर ट्रॉपिक लेवल के साथ जो आपकी एनर्जी है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी follows 10% लो। सो गाइज आई होप जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड आपका फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। तो भाई इकोलॉजिकल पिरामिड्स में बहुत डिटेल में कुछ मत जाना, जो एग्जाम्पल मैं जिस तरह से बताऊं एज इट इज़ बस याद रख लेना। नेक्स्ट इज योर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में स्टार्टिंग में ही आपको वैसे बता चुका हूं कि किसने दिए थे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स वर गिवन बाय एल्टन। तो ये किसने दिए थे? आपके एल्टन ने दिए थे। तो यहाँ पे एक मैं छोटी सी कंसाइज सी आप लोगों की टेबल बनवाऊंगा, उसको एज इट इज़ बस याद रख लेना। जस्ट ए सेकेंड। तो देखो भाई ये है आपका पिरामिड। 4 तरह के इकोसिस्टम के लिए हमें स्टडी करना आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स को। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए, पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए, एंड अगर आपकी क्या है पैरासिटिक फूड चेन है। तो सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट है आपका, अगर बात की जाए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपका नंबर का पिरामिड कैसा होता है? आपका होता है अपराइट। कैसा होता है? अपराइट। अगर ग्रासलैंड के बायोमास की पिरामिड की बात की जाए तो क्या होगा आपका? अपराइट। ठीक है, तो बस तुम्हें ये याद रखना है ग्रासलैंड का नंबर का अपराइट, बायोमास का भी अपराइट। अगर ये तुम्हें याद रह गए तो तुम्हारे क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट का जो नंबर का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? आपका स्पिंडल। ठीक है। देन अगर बात की जाए आपके बायोमास के पिरामिड की फॉरेस्ट में तो वो होता है आपका अपराइट। ठीक है। फिर आ जाता है पौंड का। तो आपका पौंड का जो नंबर का पिरामिड होता है वो होता है अपराइट। ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है आपका पौंड में बायोमास का पिरामिड आपका कैसा होता है? तो पौंड में बायोमास का पिरामिड होता है आपका इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। देन अगर बात की जाए पैरासिटिक फूड चेन में, तो पैरासिटिक फूड चेन में जो आपका नंबर का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? आपका
इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ याद रखना, फॉरेस्ट का तो तुम्हारा क्या, फॉरेस्ट का तो नंबर का पिरामिड स्पिंडल होगा और पौंड का बायोमास का पिरामिड स्पिंडल होगा। ठीक है, देखो फॉरेस्ट में और पौंड का, चलो पौंड का एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो पौंड में क्या होता है, जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल्स पे जाओगे, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे उनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, बट उनका साइज स्मॉल होगा और उससे ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले आपके जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स, फिर आपकी स्मॉल फिश, ठीक है, स्मॉल फिश, और फिर आपकी लार्ज फिश। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पिरामिड्स ऊपर की जा रहे हैं, यानी कि आपके ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ रहे हैं, दिस इज लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल, ये क्या आपका, ये है लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, और ये है आपका हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो, इसमें देख पा रहे हो कि नीचे के केस में क्या है, नंबर ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, और यहाँ पे आपका नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जाओगे। ठीक है, बट एक चीज़ तुम ये भी देख रहे हो कि जहाँ जो यहाँ पे फिश है उसका साइज कितना, बहुत छोटा है, बहुत कम बायोमास है। बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो बायोमास आपका इंक्रीज हो गया, ये जो लार्ज फिश होगी उसका बायोमास बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि एक लार्ज फिश आपकी बहुत सारी स्मॉल फिशेस के बायोमास के जितनी होगी। ठीक है, तो नंबर क्या हो रहे हैं ऊपर की तरफ, जब ट्रॉफिक लेवल्स में जा रहे हो पौंड में, तो आपके नंबर तो कम हो रहे हैं और जो बायोमास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यही आपका, इसी तरह से आपके बाकी इकोसिस्टम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है उसको अच्छे से बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछे जाएंगे कि आपका किस जगह पे, किस इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप आराम से कर लोगे। फॉरेस्ट का नंबर का स्पिंडल होगा, पौंड का बायोमास का इन्वर्टेड होगा, और पैरासिटिक फूड चेन में नंबर का इन्वर्टेड है, बाकी सारे आपके अपराइट कंडीशंस है। तो इसको याद रख लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज में भी तुम्हें देखने को यहाँ से जरूर मिलेंगे। और यहाँ मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में क्या तुम्हें दिख रहा है, अपराइट कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा है कंपैरेटिवली किसी और कंडीशन के। ठीक है, तो मोस्ट इकोसिस्टम में जो आपके पिरामिड्स होते हैं, चाहे वो नंबर का है, एनर्जी का या बायोमास का, वो मोस्टली कैसे होते हैं, आपके अपराइट ही होते हैं। एंड अब यहाँ पे इन पिरामिड्स के बारे में एक चीज़ याद रखना, कोई नहीं यहीं पे मैं बता देता हूँ, इनकी एक लिमिटेशंस होती है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। इनकी लिमिटेशन क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की एक लिमिटेशन है, वो क्या है, ये फूड वेब को कंसिडर नहीं करते, डजंट अकोमोडेट फूड वेब, डज नॉट अकोमोडेट, डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब। ठीक है, आई होप इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। भाई ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद कर लेना एज इट इज़। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, दैट इज़ योर सक्सेशन। क्या है, वी विल स्टडी सक्सेशन। सक्सेशन देखते हैं भाई अब क्या है। देखो कई जगह सक्सेशन मिल जाएगा, कई जगह पे आपको इसका नाम मिल जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इट इज़ द सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सक्सेशन क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सक्सेशन का मतलब क्या है, किसी ऐसी जगह पे जहां मतलब फ़िलहाल कोई आपकी स्पीसीज़ अवेलेबल नहीं है, बट टाइम के साथ धीरे धीरे वहाँ पे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा एंड कंडीशन चेंज होके वहाँ पे स्पीसीज़ की डेवलपमेंट होती चली जाएगी। एंड जो ये डेवलपमेंट यहाँ पे होती है वन बाय वन, वो स्टेप वाइज और सीरीज वाइज होती है, यानी कि पहले एक स्टेज आएगी, उसके बाद दूसरी स्टेज आएगी। तो दिस इज योर सक्सेशन। अगर सक्सेशन को हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज अ नेचुरल डेवलपमेंट, it is a natural development of a series of biotic communities at the same site, one after the other
till a climax community develops, till a climax community develops, till a climax community develops, ठीक है, which doesn't change further, which doesn't change further because, just a second भाई, because it is in perfect इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं यहाँ, परफेक्ट हार्मनी विद एनवायरनमेंट, हार्मनी विद एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको सक्सेशन ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब जो आपका सक्सेशन है, सक्सेशन में मेनली आपकी दो तरह की कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, तो उन कम्युनिटीज़ के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ आपकी पायोनियर कम्युनिटी, देन नेक्स्ट इज़ आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो आपकी क्या है, कम्युनिटी दो तरह की है, एक है पायोनियर और एक है आपकी क्लाइमैक्स। देखो, जो तुम्हारी पायोनियर कम्युनिटी होती है, ये तो आपकी वो कम्युनिटी होती है जो सबसे पहले डेवलप होती है किसी बेयर एरिया में, एक तरह से हम कह सकते हैं बंजर जगह पे जो सबसे पहले कम्युनिटी आपकी डेवलप होगी वो होती है आपकी पायोनियर। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से हाईलाइट वाईलाइट कर लेते हैं भाई, ठीक है, ताकि बढ़िया नोट्स आपके बन सके। तो ये क्या है, देखो, दिस इज द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी, फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, विच डेवलप्स इन अ बेयर एरिया, इन अ बेयर एरिया। देन वहीं पे अगर बात की जाए आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी की, ये होती है आपकी फाइनल, दिस इज द फाइनल कम्युनिटी, ये है आपकी फाइनल कम्युनिटी। आई होप समझ आ गए होंगे, दोनों याद भी रह जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी एंड दिस इज द फाइनल वन। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखो इनके बीच में। जो पायनियर कम्युनिटी होती है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं, यूजुअली स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। और क्लाइमैक्स में होते हैं आपके लार्ज साइज एनिमल्स, लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद हो जाएगा। देखो, जो पायनियर कम्युनिटी होती है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी सोयल की डेवलपमेंट शुरू होती है, इट डेवलप्स सोयल, इट फॉर्म्स सोयल, इट फॉर्म्स सोयल, आपकी सोयल को ये फॉर्म करेगी। वहीं पे जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, इट ग्रोज ऑन बिल्डअप सोयल, ग्रोज ऑन बिल्डअप सोयल, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पे छोटी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। आपकी स्पीसीज होती, कुछ आर सिलेक्टेड होती, कुछ के सिलेक्टेड होती है, ठीक है। तो जो तुम्हारी पायनियर कम्युनिटी की जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मिलते हैं आपके आर सिलेक्टेड, दीज आर सिलेक्टेड स्पीसीज, आर सिलेक्टेड स्पीसीज, ठीक है। वहीं पे जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, दीज आर योर के सिलेक्टेड स्पीसीज, ये है आपके के सिलेक्टेड स्पीसीज। अब आर सिलेक्टेड स्पीसीज क्या है, के सिलेक्टेड स्पीसीज क्या, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे बाकी चैप्टर्स के, तो वहाँ मैंने डिस्कस भी कर रखी हैं चीज़ें। तो देखो, आर सिलेक्टेड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग एक ही बार में पैदा करेंगे, बट उनका साइज क्या होगा, बहुत स्मॉल, ऑफ वेरी स्मॉल साइज, ऑफ वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। यहां पे क्या होती है आपकी रिड्यूस्ड, बहुत कम पेरेंटल केयर देखने को मिलती है, रिड्यूस्ड पेरेंटल केयर, रिड्यूस्ड पेरेंटल केयर, ठीक है। और यहां पे देखो, इसमें आर सिलेक्टेड में आ जाएंगे आपके इंसेक्ट्स हो गए, आपकी कुछ फिशेज आ जाएंगे। वहीं पे के सिलेक्टेड क्या होते हैं, प्रोड्यूस लिमिटेड
नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, एक या दो, मोस्टली एक, ठीक है। प्रोड्यूस लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ लार्जर साइज एनिमल्स, ऑफ लार्जर साइज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, हाई पेरेंटल केयर, ठीक है, हाई पेरेंटल केयर, जैसे कि आपका मैमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड के बीच में आपका डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मूव करते हैं आगे। एंड यहीं पे एक चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है, जो सक्सेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। सक्सेशन होता है आपका आर सिलेक्टेड से के सिलेक्टेड स्पीसीज की टूवर्ड्स, ठीक है, टू आर सिलेक्टेड स्पीसीज टूवर्ड्स के सिलेक्टेड, यानी कि शुरू में जो स्पीसीज डेवलप होंगी वो आर सिलेक्टेड होंगी, बट जैसे जैसे सक्सेशन हो जाएगा दे विल चेंज टूवर्ड्स योर के सिलेक्टेड टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसके आगे देखो भैया आपका टाइप्स ऑफ सक्सेशन। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के आपके दो टाइप्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकंड इज योर सेकेंडरी सक्सेशन। तो क्या है, एक तो है आपका प्राइमरी, ठीक है, एंड एक सेकंड भाई, दूसरा है आपका सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखो भाई, प्राइमरी सक्सेशन आपका उस कंडीशन में होगा जहां पे कोई लाइफ फॉर्म आपकी है ही नहीं, मतलब कभी एग्जिस्ट ही नहीं की, ठीक है, यानी कि पहले भी नहीं थी जहां पे कोई लाइफ फॉर्म। क्या है, लिखवा देता हूं इन चीज़ों को मैं ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है आपका, नो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टेड, नो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टेड, जहां पे पहले कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी। वहीं पे सेकेंडरी सक्सेशन क्या है आपका, लाइफ फॉर्म्स जहां पे जिस इकोसिस्टम में पहले थी बट किसी रीजन की वजह से वो वहां से गायब हो गई, खत्म हो गई। यहाँ पे क्या है, नो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टेड प्राइमरी में। सेकेंडरी में बात की जाए तो आपके क्या है, लाइफ फॉर्म्स वेनिस्ड, लाइफ फॉर्म्स वेनिस्ड, आपकी जो लाइफ फॉर्म्स है वो वेनिश हो गई हैं किसी भी रीजन की वजह से। नाउ द फ्यू एग्जाम्पल्स वी विल सी, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं भाई ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो पाए। द फर्स्ट वन इज योर लावा, ठीक है, किसी वोल्केनो, देन आपकी बेयर रॉक, और आपका कोई नया तालाब, न्यू पॉन्ड। तो इन कंडीशन में जो सक्सेशन स्टार्ट होता है वो प्राइमरी होता है। एंड यहीं पे अगर बात की जाए एग्जाम्पल्स की तो आपका हो सकता है अबेंडेंड फार्मलैंड्स, अबेंडेंड फार्मलैंड्स, ठीक है, या फिर बर्न्ड या फ्लडेड एरियाज, बर्न्ड या फ्लडेड एरियाज, ठीक है, यानी कि किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वहाँ का जो लाइफ जो स्पीसीज थे, आपके ऑर्गेनिजम्स थे, वो ख़त्म हो गए। तो ये हो गए आपके दो टाइप्स किसके, सक्सेशन के। अब सक्सेशन के रिगार्डिंग एक चीज़ याद रखना, जो अर्ली सक्सेशन आपका शुरू होता है, प्राइमरी जो सक्सेशन होता है वो आपका एक्वेटिक कंडीशंस में स्टार्ट होगा धीरे धीरे, ठीक है, मतलब इनिशियल जो कंडीशंस डेवलप होंगी वो एक्वेटिक टुवर्ड्स आपकी कैसी, आपकी मैजिक कंडीशंस की तरफ ये आपका टेक प्लेस करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका पानी से ही सक्सेशन शुरू हो। हाइड्रार्क जो सक्सेशन होगा वो वाटर से स्टार्ट होगा और वो आपका मैजिक कंडीशंस पे जाएगा। देखो, सक्सेशन आपका कहीं से भी हो सकता है, सक्सेशन कुड बी फ्रॉम हाइड्रार्क कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, या आपकी जिरार्क कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हाइड्रार्क यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होगा, ठीक है, कैसा, वेटर एरियाज, वेटर एरियाज। जिरार्क कैसी कंडीशन होगी, ड्राई एरिया। बट सक्सेशन आपका किसी भी एरिया से शुरू हो, किसी भी टाइप से, अल्टीमेटली सक्सेशन पहुंचाएगा आपको मैजिक कंडीशंस पे। मैजिक कंडीशंस, मैजिक कंडीशंस यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी और ना बहुत ज़्यादा सूखी कंडीशन, यानी कि एक बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेबल कंडीशंस की तरफ आपको लेके जाएगा। पानी ज़्यादा होगा तब भी मैजिक कंडीशंस पे, पानी बिल्कुल ही नहीं होगा तब भी मैजिक कंडीशंस पे लेके जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी क्या होती है, आपकी रॉक्स वगैरह होती है,
तो आपकी रॉक्स पे जो कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स काम करके उसको मिट्टी में बदलते हैं वो होते हैं आपके लाइकेंस। ठीक है, तो उन रॉक्स पे जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, आपका पायोनियर स्पीसीज। तो पायोनियर स्पीसीज वाला मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे पायोनियर स्पीसीज में याद रखना, आपके एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या याद रख सकते हैं, पायोनियर स्पीसीज में आप याद रख सकते हैं क्या, आपके लाइकेंस। जो आपके लाइकेंस होते हैं वो कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो आपकी रॉक्स होती हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टूटती हैं। फिर टाइम के साथ उन रॉक्स पे क्या होती है, सोयल की डेवलपमेंट होती है। फिर वहाँ पे आपकी लाइकेंस ग्रो करेंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इस तरह से आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई, जो आपका प्राइमरी सक्सेशन होगा वाटर में, क्या चीज़ होगी, वाटर में जो प्राइमरी सक्सेशन होगा, तुम्हारी एनसीईआरटी में कुछ आपकी स्टेजेस दे रखी हैं। तो वाटर वाला जो प्राइमरी सक्सेशन है, उन स्टेजेस को तुम्हें एज इट इज़ याद रखना है। क्या होगा, तो सबसे पहले याद रखना, स्टेजेस को सीरीज में याद रखना भाई। पहले क्या होगा आपका, आपकी वाटर कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उस वाटर कंडीशंस में क्या पहुंचेंगे, वहाँ पे आपकी पायनियर स्पीसीज आएंगी। ठीक है, पायनियर स्पीसीज में आपकी क्या आ जाएंगी, जैसे कि आपकी लाइकेंस। क्या याद रखना आपको यहाँ पे, लाइकेंस पायनियर स्पीसीज में। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी वो देखो। सबसे पहले आपकी फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। देन नेक्स्ट आपके होंगे क्या, देन होंगे आपके फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। देन उसके बाद होंगे आपके रूटेड हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट होंगे आपके सेजिज, सेजिज, सेजिज के बाद आपकी ग्रासिज, ग्रासिज, और सबसे लास्ट में आ जाएंगे आपके ट्रीज। ठीक है, तो एक्वेटिक कंडीशंस की यहाँ बात की जा रही है। पायनियर स्पीसीज आएंगी जैसे कि आपकी लाइकेंस। फिर सबसे पहले आपके क्या होंगे, आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, देन फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, देन आपके रूटेड हाइड्रोफाइट्स, देन सेजिज, देन ग्रासिज, एंड लास्ट सबसे फाइनली होंगे आपके ट्रीज। देन अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे ना, देखो ऑलमोस्ट चीज़ें तो सेम ही है, बट थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस होगा कि जो तुम्हारा प्राइमरी सक्सेशन का रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, किस चीज़ का, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी प्राइमरी सक्सेशन की ही। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन। तो यहाँ पे आपका क्या बता रखा है, सबसे पहले वही आपकी क्या होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स, देन सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स, देन आपकी सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। ठीक है, उसके बाद आपकी सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज, जस्ट ए सेकेंड भाई, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज। ठीक है, एंड देन इसके बाद आएगी आपकी क्या, रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज। देन उसके बाद आपकी मार्श मिडो स्टेज, मार्श मिडो स्टेज। ठीक है, देन उसके बाद आपकी स्क्रब स्टेज, स्क्रब स्टेज, एंड अल्टीमेटली लास्ट में आएगी आपकी क्लाइमैक्स या फॉरेस्ट, क्लाइमैक्स या आपका फॉरेस्ट। देखो भाई, दोनों ही जगहों पे, चाहे इस यहाँ बात की जाए या यहाँ, दोनों ही जगहों पे हम किस चीज़ की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन, बट हल्का फुल्का डिफरेंस है। ठीक है, चीज़ें ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही है। तो ये याद रखना, ये जो रीड स्वैम्प स्टेज है, देन मार्श मिडो स्टेज है, स्क्रब स्टेज है, एंड क्लाइमैक्स। भाई इस वाले पार्ट से कई बार ना तुम्हें सीरीज में पूछ लिया जाता है, दे विल आस्क यू लाइक दैट कि आपकी सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज और आपकी मार्श मिडो स्टेज के बीच में कौन सी स्टेज आती है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्या होता है इसमें। ठीक है, सीरीज याद रखना इनकी, तो इसको याद रख लेना। एंड एक चीज़ याद रखना, क्या, जो मैं अभी बता के आया था अभी आपको, जो अगर बात की जाए आपकी क्लाइमैक्स स्टेज कौन सी होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी,
या आपकी क्लाइमैक्स या फाइनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी आपकी क्या होगी, आपकी मैजिक कंडीशंस, ठीक है, मैजिक। तो इसको याद रख लेना। अगर ये चीज़ें याद हैं आपको, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं आने वाली है, आप आराम से क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को एज इट इज़ याद रख लेना जैसे बताई गई है। अब मूव करते हैं आपके चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, दैट इज़ आपकी जो साइकिल्स एग्जिस्ट करती है इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखो भाई, एक एक साइकिल में डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो चीज़ मैं बता दूंगा आपकी, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखो भाई, साइकिलिंग, कहीं पे भी कोई साइकिल चल रही है उसका सिंपली मतलब क्या नेचर में, उस चीज़ को घुमा फिरा के वापस वहीं पे लेके आना जहाँ से वो शुरू हो रही थी, ठीक है। साइकिल का यही मतलब होता है। अब देखो एक सेकंड भाई, साइकिलिंग, अब यहाँ पे सबसे पहले एक छोटी सी एक टर्म समझेंगे हम, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। एक स्टैंडिंग क्रॉप हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, आपका अवेलेबल बायोमास होता है। स्टैंडिंग क्रॉप आपका क्या है, अवेलेबल बायोमास है। ध्यान रखना, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट दोनों अलग चीज़ है। अब ये स्टैंडिंग स्टेट क्या है वो देखो, स्टैंडिंग स्टेट इज सिंपली योर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके क्या क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आपका कैल्शियम, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन सोयल। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सोयल एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। याद रखना, स्टैंडिंग स्टेट अलग है और स्टैंडिंग क्रॉप अलग है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई क्वेश्चन इसकी वजह से गलत हो जाए। अब यहां देखो, तुम्हारा जो रिजर्वायर है वो दो तरह का हो सकता है। क्या, रिजर्वोयर, आपका जो रिजर्वोयर है आपके न्यूट्रिएंट्स का, वो हम देखते हैं किस तरह से हो सकता है। वो हो सकता है आपका किस तरह का, गैशियस, ठीक है, गैशियस हो सकता है। और दूसरा हो सकता है आपका वो सेडेंट्री, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, ठीक है। तो आपका रिजर्वायर कैसा हो सकता है आपके न्यूट्रिएंट्स का, गैशियस या सेडिमेंट्री। अब कौन सा गैसियस होगा कौन सा सेडिमेंट्री, वो देखो। गैशियस के लिए आपको याद रखना, जो आपका नाइट्रोजन और कार्बन के जो रिजर्व हैं वो आपके गैशियस होते हैं। और सेडेंट्री में याद रखना आपका फॉस्फोरस और आपका सल्फर, इनके जो रिजर्वायर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके सेडिमेंट्री, ठीक है। अब यहां देखो, ये एग्जिस्ट करते हैं आपके कहाँ, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर। और जो आपके सेडिमेंट्री वाले ये आपके मिलते हैं आपकी अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। ओके, तो याद रह जाएगी इतनी चीज, आपके जो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन कार्बन है वो गैशियस है, और जो आपका फॉस्फोरस और सल्फर है वो आपके कैसे है, सेडिमेंट्री है, सॉलिड टाइप के हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपकी कार्बन के रिगार्डिंग देखेंगे। तो देखो भाई, कार्बन के बारे में क्या आपको याद रखना, कुछ डाटा आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। कार्बन देखो, अगर बात की जाए आपकी कार्बन की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितनी अवेलेबल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है आपकी 49% ऑफ ड्राई वेट, 49% ऑफ ड्राई वेट। वहीं पे अगर बात की जाए आपकी ग्लोबल कार्बन की, ग्लोबल कार्बन, ग्लोबल कार्बन की बात करें तो आपकी क्या है, 71% डिजोल्व्ड इन ओशियन। भाई एक सेकेंड, इट्स नॉट ग्लोबल, इट्स ग्लोबल, ये क्या है आपका ग्लोबल, ठीक है। तो ये कितनी है आपकी 71% डिजोल्व्ड इन ओशियन। तो ये वैल्यूज भाई याद रख लेना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी कार्बन होती है, 49% ऑफ ड्राई वेट, एंड ग्लोबल कार्बन कितनी है, 71% आपकी ओशियंस में डिजोल्व्ड है। यानी कि कार्बन का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका ओशियंस में प्रेजेंट है, ठीक है।
एंड यहीं पे एक चीज़ और याद रख लेना जो कि अभी बताई है, ओशियनिक रेजर्वोयर regulates the amount of CO2 in atmosphere, ठीक है। और इसी के साथ जो मेरे को बताना था इसके रिगार्डिंग आपका चैप्टर्स के, वो इम्पोर्टेंट चीज़ सारी आपकी कवर हो गई है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और याद रखना, जो एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस है वो कितना है। एक चीज़ देखना भाई, अगर ये डाटा चेंज हो गया हो ना तो अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना, नई वाली एनसीईआरटी में इनकेस अगर कुछ चेंज हो, किसी वैल्यू में चेंज हो तो वो याद रख लेना, ठीक है। अदरवाइज सारी चीज़ें सेम ही मिलेंगी। एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस वो कितना है आपका 4×10⁻³ kg, ठीक है। अगर बात की जाए आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस की प्रोडक्टिविटी क्या है भाई आपकी 55 बिलियन टन्स, ठीक है। एंड एक छोटी सी चीज़ और याद रख लेना यहीं पे, जो आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज है, यानी कि नेचर से आपको फ्री में जो चीज़ें मिलती है, उनको प्राइस टैग दिया था किसने, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। तो यहाँ पे याद रखना आपको क्या, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। क्या किया था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने, पुट प्राइस टैग ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वन।